कि कोई भी व्यक्ति एक अपूर्ण समाज में पूर्ण व्यक्ति बन जाए, अपूर्ण समाज में पूर्ण नहीं बन सकता है। तो ये स्वामी राम तीर्थ का विचार है। ये स्वामी राम तीर्थ विवेकानंद के गुरु नहीं थे, ये चंद्र प्रताप सिंह जी मैं करेक्ट कर दूं। स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे उनका नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन चलाया था। ये जो स्वामी जी हैं ये स्वामी राम तीर्थ हैं, और स्वामी राम तीर्थ जो है बेसिकली पंजाब के रहने वाले थे, और ये विवेकानंद जी के बाद आए थे। इनका जो कालखंड है विवेकानंद के बाद का है। क्लियर? सो हमेशा याद रखिएगा कि समाज अगर ऊपर बढ़ेगा तो ही आपकी उन्नति है। अगर समाज की उन्नति नहीं होगी तो आपकी उन्नति नहीं हो सकती। और समाज अगर नीचे जा रहा है, समाज की अवनति हो रही है, अगर समाज में दिक्कतें हो रही हैं, तो आप मान के चलिए कि आपके साथ भी वो चीजें होंगी, क्योंकि आप समाज से जुड़े हुए हैं। आप समाज से अपने आप को डिटैच नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। तो समाज के उत्थान में ही आपका उत्थान निहित है, और समाज का अगर कहीं से नुकसान होगा तो उसमें आपका भी नुकसान होगा। तो ऐसे में हम सभी लोगों को क्या करना चाहिए? समाज को मजबूत करना चाहिए, समाज के उत्थान का कार्य करना चाहिए, समाज को आगे बढ़ाने का हमें कार्य करना चाहिए। और ये महान संत स्वामी राम तीर्थ का कथन है। हम सब लोग इसको व्यवहारिक रूप से समझते भी हैं और मानते भी हैं। तो हम लोग निरंतर इस पर कार्य करेंगे। इसके बाद जैसा हमने कहा था कि शुरू में कुछ हम लोग करंट की चीजें आपके सामने रखेंगे, ताकि समसामयिक घटनाओं से हम लोग जुड़े रहें और उनके बारे में डिस्कशन करते रहें। तो करंट अफेयर्स की 4-5 चीजें हैं। कोरोना संकट अभी चल रहा है, और कल माननीय वित्त मंत्री जी ने किसानों के लिए और रेहड़ी पटरी और इत्यादि जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए सुविधाओं की घोषणाएं की हैं। वो क्या क्या है वो आप देख सकते हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, या नाबार्ड के जरिए उनको लोन इत्यादि की फैसिलिटी है। ये आप देख सकते हैं, इंटरनेट से चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा मणिपुर में पिछले 3 हफ्ते से कोई केस नहीं आया है, तो मणिपुर को कोरोना मुक्त जो है उन्होंने घोषित किया है वहां की सरकार ने, कि अब हमारा मणिपुर कोरोना मुक्त है। गोवा पहले ही कोरोना मुक्त हो चुका है। उसके अलावा काबुल, जो अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, वहां कल एक हॉस्पिटल पे आतंकवादी हमला हुआ है, और अमेरिका का कहना है कि यह हमला इस्लामिक स्टेट, जिसको ISIS बोलते हैं, उसने किया है। तो ये एक विश्व की एक खबर है। उसके अलावा मणिपुर में जो MLA हैं उन 7 MLA को डिस्क्वालीफाई करने का एक केस पेंडिंग है, वो उसमें हाईकोर्ट ने उनको नोटिस इशू किए हैं। तो MLA का डिस्क्वालिफिकेशन की चर्चा हम लोग आपसे पहले भी कर चुके थे संविधान के बारे में। आपको अभी फिलहाल इतना याद रखना है कि मणिपुर में 7 MLA की सदस्यता खतरे में है। तो अगर सवाल आता है कभी आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि किस स्टेट में ऐसा विवाद हुआ था जहां पर कुछ जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थे, जो विधायक थे, उनकी सदस्यता का मसला खड़ा हो गया था कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, तो आपका आंसर रहेगा मणिपुर। उसके अलावा देवेश रॉय करके एक साहित्यकार थे भारत के, जिनको साहित्य अकादमी ने पुरस्कार भी दिया था, उनकी मृत्यु हो गई कल। और इसके बारे में 2 चीजें हमें जान लेनी चाहिए कि देवेश राय कौन थे। इसका पढ़ लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा इनकी 2-4 एक रचनाएं, और प्लस साहित्य अकादमी क्या है, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई, साहित्य अकादमी किस किस को पुरस्कार देती है। तो जिसकी सोच व्यापक होती है वो केवल देवेश राय को याद नहीं रखेगा, वो ये भी देखेगा कि साहित्य अकादमी ने उनको पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया था, और साहित्य अकादमी है क्या, और इसका क्राइटेरिया क्या है, किस आधार पर यह पुरस्कारों की घोषणा करती है। अगर इतना हम लोग कर लेंगे तो हमारा ज्ञान व्यापक हो जाता है, हमारी सोच जो है काफी विस्तृत हो जाती है। उसके अलावा WHO का नाम आपने जाना ही होगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो उसके जो हेड हैं अभी काफी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, और उस कंट्रोवर्सीज में उनका शायद रेजिग्नेशन आने वाला है, वो अपना पद छोड़ने वाले, ये भी एक खबर है। और कई सारे राज्यों में लेबर लॉ में बदलाव किए गए हैं। कई सारे राज्यों में लेबर लॉ मतलब जो श्रम कानून है, मजदूरों के लिए जो कानून बने हुए हैं, उसमें कई राज्यों में उन कानूनों को बदलने की पहल की गई है, लेबर लॉ बदले हैं। और इसी कारण से आपने देखा होगा कई सारे टीवी पर विवाद भी चल रहे हैं। तो आपको इस संदर्भ में ये करना है कि लेबर लॉ के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लें कि लेबर लॉ कब से आए थे। बेसिकली ब्रिटिश जब आए थे भारत में तब लेबर लॉज आए थे, और उसके बाद उनमें समय समय पर बदलाव होते रहे, परिवर्तन होते रहे हैं। और अगर कोई भी लेबर लॉ जनता की अपेक्षाओं पर नहीं है तो फिर लोग खास करके श्रमिक वर्ग का पहले बहुत शोषण होता था। आपको पता होगा कि जब भारत में इंग्लैंड आया था, या इंग्लैंड में ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी,
तो इंग्लैंड की जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसमें श्रमिकों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, 18-18 घंटे, और बच्चों को भी काम करना पड़ता था, और काम की जो दशाएं थी बहुत, जैसे अंधेरे काल कोठरी में 2-2, 3-3 महीने, तो बहुत सारे श्रमिक वहाँ से निकलने के बाद बीमार पड़ जाते थे। इसलिए इंग्लैंड में लेबर पार्टी का गठन हुआ और औद्योगिक क्रांति के बाद वहाँ पर लेबर को लेकर के आंदोलन शुरू हुए, श्रमिकों के आंदोलन आरंभ हुए, और उसी में कार्ल मार्क्स निकल के आया। कार्ल मार्क्स का आपने सुना होगा। तो कार्ल मार्क्स ने एक वैकल्पिक विचारधारा रखी जो श्रमिकों के कल्याण के लिए थी, उनके हितों के लिए थी। तो ये सारी की सारी चीजें श्रम कानूनों के संबंध में है, और श्रम कानूनों के बारे में अगर आप पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं हमारा भारत का जो भूगोल है उसके अगले टॉपिक के बारे में। तो हमने कहा कि भारत को 5 भागों में बांट करके हम उसका अध्ययन करते हैं। पहला उत्तर के हिमालय, उसके बाद उत्तर के मैदान, उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत, उसके बाद हमारे समुद्र तट के जो मैदान है वो, और उसके बाद जो आखिरी था वो था द्वीपीय भारत, आइलैंड्स जो है इंडिया में वो। तो हम लोगों ने हिमालय की चर्चा पूरी कर ली थी, और हिमालय का पश्चिम से पूरब और उत्तर से दक्षिण दोनों तरीके से हमने अध्ययन कर लिया था। कौन कौन सी चोटियां हैं, क्या क्या विशेषताएं हिमालय की, इसकी चर्चा हम लोगों ने पूरी कर ली थी। कल के सेशन में हमने भारत के उत्तर के जो मैदान हैं, चाहे राजस्थान के मैदान हो, चाहे हरियाणा पंजाब के मैदान हो, चाहे यूपी के मैदान हो, चाहे बंगाल और बिहार के मैदान हो, चाहे आसाम में ब्रह्मपुत्र की घाटी का मैदान हो, ये सारी चर्चा हम लोग कर चुके थे। अब आता है कि अगला जो भाग है भारत के भूगोल का वो है प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुला इंडिया इसको बोलते हैं हम लोग। ये पठारी एरिया है। तो मैं आपको बता दूं 3 तरह की आकृतियां होती हैं। एक आकृति होती है पहाड़, जो बहुत ऊंची ऊंची चोटियां होती हैं। एक होता है मैदान जो समतल होता है, और पहाड़ और मैदान के बीच की जो भूमि होती है उसे हम कहते हैं पठार या प्लेटू। और प्लेटू जो होता है वो जमीन की तरह समतल हो सकता है, लेकिन उसकी ऊंचाई मैदानों से अधिक होती है। जैसे मान लीजिए मैदानों की समुद्र तट से ऊंचाई 100 मीटर या 200 मीटर है, तो पठार की ऊंचाई 600 मीटर, 800 मीटर, 900 मीटर हो सकती है। लेकिन पठार एकदम चोटियों के रूप में नहीं होगा। पठार क्या होगा, ऊपर जो है एक प्लेन, उस पर समतल लैंड भी होगी काफी, और बीच बीच में छोटी छोटी पहाड़ियां और ये चीजें आती रहेंगी। तो आज जो भारत है वो भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, वो प्रायद्वीपीय हिस्सा बेसिकली पठार है। अधिकांश उसमें पठार है। पठार के अलावा कुछ उसमें हमारी जो पहाड़ियां भी हैं, कुछ उसमें चोटियां भी हैं, लेकिन अधिकांश हिस्सा पठार है। और ये सभी लावा निर्मित है। लावा मतलब जो ज्वालामुखी से निकलता है उसके ठंडे होने से, उन सेल से बना हुआ है अधिकांश भाग। कुछ दूसरी चट्टानें भी हैं। और उत्तर के जो मैदान हैं, उत्तर के मैदान मतलब आप समझिए यमुना नदी, यमुना नदी के पीछे का हिस्सा, यमुना नदी से मान लीजिए उसके 20, 30, 40, 50 किलोमीटर तक और मैदान है। उस मैदान के बाद जहां से शुरू हो जाता है ऊपर नीचे का, उसी को हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत की शुरुआत। तो जहां पे यमुना गंगा नदियों के नीचे का जो बेल्ट है वो जहां से खत्म होता है, वहीं से ये पठार की शुरुआत हो जाती है प्रायद्वीपीय भारत की। और प्रायद्वीपीय भारत नीचे नीचे कहां तक पहुंच जाता है, कन्याकुमारी तक। कहां तक, कन्याकुमारी तक। तो भारत के जो ज्योग्राफी है इसका सबसे बड़ा हिस्सा क्या है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ये भारत के भूगोल का सबसे बड़ा भाग है। और प्रायद्वीप होता क्या है, बेसिकली कोई भी भूभाग या जमीन अगर 3 ओर से समुद्र से घिरी हो, कोई भी भूभाग अगर 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है तो उसको हम कहते हैं प्रायद्वीप। याद रखिएगा आप लोग प्रायद्वीप की परिभाषा, कि कोई भी भूभाग अगर 3 ओर से समुद्र से घिरा है तो उसे कहते हैं प्रायद्वीप। और कोई भूभाग अगर चारों ओर से समुद्र से घिरा है तो उसे कहते हैं द्वीप, आइलैंड। तो द्वीप और प्रायद्वीप में ये फर्क है। द्वीप जो है चारों तरफ से समुद्र से घिरा है, जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं वो, क्योंकि चारों तरफ समुद्र है उसके। लेकिन भारत की अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय हिस्से की, तो प्रायद्वीपीय हिस्से में एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर है और पश्चिम में अरब सागर है। लेकिन उत्तर में कोई सागर नहीं है, उत्तर में हिमालय है, वो भूमि से जुड़ा हुआ हिस्सा है। तो इसलिए इसे हम प्रायद्वीप कहते हैं और इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो प्रायद्वीप का मतलब है जो हिस्सा 3 ओर से पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहेंगे, और जो चारों ओर से पानी से घिरा होता है उसको हम लोग द्वीप या आइलैंड कहते हैं। क्लियर।
और आज हम लोग यही चर्चा करने वाले हैं भारत के प्रायद्वीप के बारे में। तो जैसे मैंने कहा कि कहाँ तक है ये, गंगा के नीचे जो मैदान है उनकी जो तलहटी है वहां से स्टार्ट होकर के ये जाता है हमारा नीचे कन्याकुमारी तक, और इसकी जो सीमाएं हैं इधर उधर से जो समुद्र तट के मैदान हैं, बेसिकली समुद्र के दोनों किनारे पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, उनके मैदानों को छोड़ करके बाकी जो हिस्सा है ये सारा का सारा हिस्सा आपका कहलाता है प्रायद्वीपीय भारत। और इसकी जो आकृति है वो बेसिकली त्रिभुज के आकार की है। मैं आपको बना के दिखा देता हूं। ये जो है, ये आप जो देख रहे होंगे ये भारत का हिस्सा है, दक्षिण का और मध्य भारत का। तो इसमें जो ये जो एरिया है, ये जो सारा एरिया है, ये सारा जो एरिया है, ये सारा एरिया क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है, ऊपर तक जहां तक कि गंगा और यमुना के मैदान खत्म नहीं हो जाते। तो और समुद्र तट के मैदान को इससे बाहर रख करके बाकी जो बच जाए वो सारा प्रायद्वीपीय भारत है। और इस प्रायद्वीपीय भारत में आप देखेंगे बहुत सारी आपको विविधताएं मिलेंगी, तमाम तरह के पठार, जैसे छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, मालवा का प्लेट्यू, गुजरात में आपको अलग संरचनाएं मिलेंगी। आप छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो छोटा नागपुर का पठार आपको मिल जाएगा। आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो आपको अलग भूमि मिलेगी, आंध्रा में जाएंगे तो अलग भूमि मिलेगी, बुंदेलखंड में जाएंगे तो आपको बुंदेलखंड का एरिया मिलेगा। तो ये क्या है, अलग अलग तरीके के पहाड़ों पठारों से, चोटियों से, ऊबड़ खाबड़ भूमि से बना हुआ है, लेकिन कहीं कहीं इसमें समतल लैंड भी है। जैसे मध्य प्रदेश के बहुत सारे हिस्से में आपको समतल भूमि मिल जाएगी। जो गोदावरी और जो कृष्णा बेसिन है उसमें आपको बहुत सारी समतल लैंड मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि इसमें केवल पहाड़ या पठार है, इसमें समतल भूमि है, लेकिन ये भूमि अपेक्षाकृत उत्तर के जो गंगा के प्लेन मैदान है इनसे ऊपर है, इनसे ये ऊंची है औसत हाइट में, और जो हिमालय के जो पर्वत हैं इनसे ये औसत हाइट में नीचे है, उससे छोटी है। तो आज हम लोग यही चर्चा करने वाले हैं और देखेंगे कि इसमें क्या क्या आता है, प्रायद्वीपीय भारत में, प्रायद्वीपीय पठार में क्या क्या शामिल है। दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका क्षेत्रफल लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर है। 9 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी गंगा के जो मैदान थे वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, ये कितना है, 9 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्लियर। उसके बाद इसकी जो औसत ऊंचाई है, जैसा मैंने कहा कि 500 से 700 मीटर है। आप अगर हिमालय की औसत ऊंचाई निकालेंगे तो हिमालय की औसत ऊंचाई कम से कम 2-3 किलोमीटर निकलेगी कम से कम, लेकिन इसकी औसत ऊंचाई क्या है, 500 से 700 मीटर। और कहीं कहीं यहाँ पर चोटियां ऊंची भी हैं, काफी ऊंची भी हैं कुछ कुछ चोटियां, लेकिन औसत जो एवरेज जो हाइट है वो 500-700 मीटर है। और गंगा के मैदानों की कितनी होगी औसत हाइट, 150, 200, 250 मीटर बस। तो ये क्या है, गंगा के जो मैदान है, ब्रह्मपुत्र के मैदान है, उनसे ऊंचा है, क्योंकि 500-700 मीटर इसकी हाइट है, और लेकिन हिमालय से इसकी ऊंचाई कम है। क्लियर। यह विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार है। दुनिया भर में आपको इससे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार यानी जो है प्लेट्यू कहीं नहीं मिलेगा जो भारत के पास है। और एक और बात है, ये प्राचीनतम हिस्सा है, जो भूमि है उसका, लैंड का ये प्राचीनतम हिस्सा है। जैसा मैंने कहा ना कि पहले सारे महाद्वीप जो थे वो एक ही साथ थे, सारे जो महाद्वीप थे वो एक साथ जुड़े हुए थे, जिसको हम लोग पैंजिया बोलते थे। बाद में उस पैंजिया में विखंडन हुआ और कई महाद्वीप बने, अलग अलग भूमियां जो है खिसकती चली गई। तो भारत जो है उत्तर की ओर खिसक रहा है, इसके खिसकने से ही हिमालय बना। तो जो गोंडवाना लैंड थी, इस गोंडवाना लैंड का मूल हिस्सा है क्या, प्रायद्वीपीय पठार। और ये बेसिकली इग्नियस रॉक्स, जो आग्नेय चट्टान है, पुरानी लावा, उनसे बना हुआ है। इस कारण से ये सबसे पुरानी भूमि मानी जाती है, मतलब प्राचीनतम लैंड है ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार। क्लियर। और ये लंबे समय से यहाँ पे अपर्दन होता रहा, कभी बारिश से, कभी नदियों के बहाव से, ये लगातार यहाँ पे अपर्दन होता रहा। इस कारण से ये कहीं कट गया, कहीं छट गया, कहीं समतल हो गया। लाखों साल की ये कहानी चल रही है, लाखों सालों से ये क्रम चल रहा है। तो कभी बारिश से मिट्टी बह जाती है, कभी नदियां बहा के ले जाती हैं, कभी धूप से शेल्स टूट जाती हैं, चट्टानें टूट जाती हैं, कभी ठंड से सिकुड़ जाती हैं। तो ये लाखों सालों का क्रम यहाँ पर चल रहा है। उसके बाद अगर हम देखें, इसमें केवल पठार नहीं है, जो दक्कन का जो पठार है, जो प्रायद्वीपीय भारत है, केवल पठार नहीं है, इसमें बहुत सारी अभी भी पहाड़ियां, अवशेष पहाड़ियां भी हैं। मतलब कहीं कहीं पहाड़ियां, चोटियां आज भी इसमें बनी हुई हैं,
जैसे हम बात करते हैं अरावली का जो है, अरावली के जो पीछे का हिस्सा है आप देखेंगे वो एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। विंध्याचल एक पर्वत के रूप में आज भी है। सतपुड़ा एक पर्वत के रूप में आज भी है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कार्डमम हिल्स, ये सारी की सारी आपको आज भी इसमें पहाड़ियों के रूप में भी मिलेगी इसी पेनिनसुला इंडिया में। मैकाल है, अजंता की पहाड़ियाँ हैं, पारसनाथ की पहाड़ियाँ हैं, पालनी की पहाड़ियाँ हैं, बहुत सारी पहाड़ियाँ आज भी इस एरिया में है। और जो लोगों ने कभी यात्रा की होगी महाराष्ट्र की, या जिन लोगों ने दक्षिण की यात्रा की होगी, उनको पहाड़ मिले होंगे रास्ते में। इवन मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश का जो उत्तरी हिस्सा है वो किस में है, वो है विंध्याचल में। जैसे आपका जो ग्वालियर वगैरह का जो एरिया है, ग्वालियर में आपको पहाड़ दिखते होंगे, तो ग्वालियर और उसके समानांतर जो जा रही है श्रृंखला वो आपका है विंध्याचल। विंध्याचल की वो पहाड़ियां हैं और वो आपको सीधे इधर सतना मैहर वैहर होते हुए निकल जाती हैं विंध्याचल, उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर में। तो वो सारा एरिया क्या है, विंध्याचल की पहाड़ियां हैं। आप वहां से चलेंगे और विदिशा भोपाल के आसपास आपको क्या मिलेगा, वहां पे थोड़ा प्लेन मैदान है विदिशा के आसपास। उसके बाद से फिर वही पहाड़ियां मिल जाएंगी और होशंगाबाद के पास में आपको एक नदी मिलेगी जिसका नाम है नर्मदा। होशंगाबाद के पास में एक नदी है नर्मदा। तो नर्मदा नदी के उत्तर में जितने भी पहाड़ हैं उनको सामूहिक रूप से विंध्याचल कहते हैं। नर्मदा नदी के उत्तर में जो पहाड़ हैं उनको कहते हैं विंध्य पर्वत या विंध्याचल। और नर्मदा नदी के जो दक्षिण है उसके जो पहाड़ हैं उनको कहा जाता है सतपुड़ा। उनका नाम है सतपुड़ा की पहाड़ियां। तो जो नर्मदा नदी है वो इन्हीं सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच से बहती है। एक तरफ सतपुड़ा है और एक तरफ विंध्याचल है। तो दोनों ही सतपुड़ा और विंध्याचल में ऊंची ऊंची चोटियां हैं। तो ये बेसिकली विंध्याचल और सतपुड़ा की ऊंची चोटियां हैं, वो पठार नहीं है बल्कि वो क्या है, वो पर्वत का रूप है, वो पीक्स का रूप है, चोटियों का रूप है। तो आपको दक्कन के प्लेटू में इस तरह के बहुत सारे पहाड़ मिलेंगे, बहुत सारी इस तरह की चोटियां भी आपको मिलेंगी। क्लियर। अब हम आते हैं कि पर्वत का जो पठार है, जो पठार है इनको 4 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है इसमें, एक है दक्कन का पठार, दक्कन ट्रैप, जिसमें बेसिकली तेलंगाना आंध्रा वाला एरिया आता है। दूसरा है पूर्वी पठार जिसमें आपका झारखंड का छोटा नागपुर का एरिया आता है। एक है मध्यवर्ती पठार जिसमें हमने सतपुड़ा, विंध्याचल इत्यादि की बात की है। और एक है काठियावाड़ का पठार जो गुजरात के एरिया में, गुजरात में भी अगर आप गए होंगे काठियावाड़ के एरिया में, दक्षिणी गुजरात में, दक्षिणी गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक आपको पहाड़ियों की जो है श्रृंखलाएं मिलेंगी। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि दक्कन ट्रैप क्या है, दक्कन का पठार क्या है। क्लियर। तो जैसे मैंने कहा आपसे कि सतपुड़ा, महादेव और मैकाल श्रृंखला के से शुरू करके और नीचे नीलगिरी तक का जो एरिया है इसको दक्कन का पठार कहते हैं। सतपुड़ा, महादेव और मैकाल जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं यहां से लेकर के नीलगिरी तक का सारा क्षेत्र क्या कहला जाता है, दक्कन का पठार। दक्षिण नहीं, दक्कन, DACCAN, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेक्कन। तो दक्कन का जो पठार है इसकी भौगोलिक स्थिति है सतपुड़ा, मैकाल पहाड़ियों से लेकर के नीलगिरी तक। तो आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र इसी का हिस्सा है, दक्षिणी जो मध्य प्रदेश है वो इसी का हिस्सा है, और नीचे तक आप जाएंगे नीलगिरी तक तो आंध्रा है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, तमिलनाडु का हिस्सा है। ये सारा का सारा किसका भाग है, दक्कन प्लेटू यानी दक्कन के पठार का। और उसके बाद जो दक्कन का पठार है इसमें कुछ जगह है उसको छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे दक्कन के पठार में क्या क्या शामिल है, महाराष्ट्र का पठार। तो महाराष्ट्र के एरिया में जो पठारी भाग है उसको महाराष्ट्र का पठार कहते हैं और इसमें काली मिट्टी होती है। और काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है, कपास के लिए। तो आप अगर महाराष्ट्र में देखेंगे तो आपको महाराष्ट्र में और गुजरात में कपास की खेती बहुत मिलेगी। जैसे अगर आप इटारसी निकल जाते हैं, इटारसी निकलने के बाद आप आगे बढ़ते हैं भुसावल की ओर, तो आपको ये सारी काली मिट्टी और कपास की खेती खूब मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये सारा क्या है, ये सारा महाराष्ट्र का पठार है जो काली मृदा से है। महाराष्ट्र में अधिकांश काली ही मिट्टी है। क्लियर। उसके बाद आते हैं आंध्र का पठार, जो आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में है उसको बोलते हैं आंध्र का पठार। और इसमें 2 भाग हैं, एक तो तेलंगाना का पठार है और एक रायलसीमा का पठार है। तेलंगाना जो अभी नया राज्य तेलंगाना बना है उस तेलंगाना वाले हिस्से को बोलते हैं तेलंगाना का पठार, और जो बाकी आंध्रा का आज का हिस्सा बच जाता है उसको बोलते हैं रॉयल सीमा का पठार। तो 2 भागों में हम आंध्रा के पठार को पढ़ते हैं, रॉयल सीमा का पठार और तेलंगाना का पठार। उसके बाद जो तेलंगाना का पठार है ये बेसिकली
आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है, लावा से। और जो रायलसीमा का पठार है उसमें आर्कियन युग की चट्टानें हैं, बहुत ही प्राचीन। उसके बाद हम और नीचे बढ़ेंगे तो हमें मिलता है कर्नाटका, और कर्नाटक में जो पठार है उसको बोलते हैं मैसूर का पठार। हम ऊपर से चले सतपुड़ा के नीचे से, सतपुड़ा मैकाल के नीचे से, तो हमें क्या मिला, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का पठार। उसके नीचे चले हम तो उसके नीचे हमें मिला तेलंगाना और आंध्रा का पठार, जिसको हम तेलंगाना और रायलसीमा का पठार बोलते हैं। और उसके नीचे आ गया नया राज्य कर्नाटका। तो कर्नाटका का पठार है उसको हम लोग मैसूर का पठार बोलते हैं। और जो मैसूर का जो पठार है उसमें खनिज बहुत हैं। मैसूर के पठार में प्रचुर मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, जैसे लोहा है, सोना है। आपने देखा मैसूर में ही कोलार नामक स्थान पर सोने की खानें भी हैं। तो जो मैसूर का पठार है वो क्या है, धात्विक खनिजों से भरपूर है। भारत में सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं मैसूर के पठार में। और जो वैसे खनिज है जैसे कोयला इत्यादि है, अभ्रक इत्यादि है, ये मिलता है छोटा नागपुर यानी झारखंड और उड़ीसा वाले क्षेत्र में। क्लियर। अब उसके बाद आते हैं कि दक्कन ट्रैप। अभी क्योंकि हम दक्कन की बात कर रहे हैं और जो मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है वो बचा हुआ, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। क्लियर। तो दक्कन ट्रैप का महत्व क्या है और दक्कन ट्रैप का क्या विशेषता है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर। तो ज्वालामुखी से जो निकला हुआ बेसाल्ट है, उस बेसाल्ट से ये इसका निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी आप जानते होंगे, ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है कि जमीन के अंदर, भूमि के अंदर एनर्जी है और वो मैग्मा के रूप में, लावा के रूप में अंदर से निकल के फूट के बाहर निकलती है आग, और वो चट्टानों को, पिघली हुई चट्टानें बेसिकली बाहर बिखरती रहती है और उसकी परतें बन जाती हैं। उसी से जो अलग अलग चीज़ों का निर्माण होता है उसी को हम कहते हैं लावा के अलग अलग प्रकार होते हैं। उसी में से एक प्रकार का लावा होता है बेसाल्ट, और इस बेसाल्ट से ही इसका निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी का जो बेसाल्ट है, बेसाल्ट की परतों से ये दक्कन का ट्रैप बना है। महाराष्ट्र में सर्वप्रथम एक कोई उद्भव हुआ था, उस उद्भव के माध्यम से इसका निर्माण हुआ और बाद में चल करके इस पर मिट्टी इत्यादि जमती गई और वनस्पतियां और ये सारी चीजें धीरे धीरे विकसित हुई। उसके बाद ये कई चरणों में हुआ है। जो दक्कन का पठार बना है भारत का, प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें कई बार जो है लावा विस्फोट हुए हैं, ज्वालामुखी विस्फोट, और कई बार इसकी परतें बिछती गई, मिट्टी परतें, ऐसे करके करके ये बनता गया और इसकी ऊंचाई बढ़ती चली गई। क्लियर। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो अपक्षय और अपर्दन के फलस्वरूप महाराष्ट्र के बेसाल्ट पर काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, या अपक्षय हुआ है और अपर्दन हुआ है। इसके कारण यह काली मिट्टी का निर्माण हुआ है जिसमें लोहे एवं दूसरे खनिजों की प्रचुरता है इस मिट्टी में। उसके अलावा कपास की बहुत अच्छी खेती होती है, इसलिए इस मिट्टी को कॉटन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है, कपासी मिट्टी के नाम से। और कहीं कहीं इस क्षेत्र में रेगुर मिट्टी भी मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर जो गेहूं है, गन्ना है आदि फसलें भी होती है। और उसके अलावा सूती वस्त्र, चीनी उद्योग वस्त्र, आपने देखा होगा महाराष्ट्र में चीनी उद्योग बहुत ज़्यादा है, खास करके बारामती वाले एरिया में। और उसके अलावा आगे जब हम चर्चा करेंगे, आगे है हमारा पूर्वी पठार। पूर्वी पठार मतलब जो भारत के पूर्वी हिस्से में है। पूर्वी हिस्से में क्या है, इसको 5 श्रृंखलाओं में बांटा गया है। कुछ फैक्ट हैं वो मैं आपको देख के बता रहा हूं ताकि आप लोगों को वो क्लियरली समझ में आ जाए। क्या फैक्ट है। बघेलखंड का पठार पूर्वी हिस्से में, एक तो है बघेलखंड का पठार, एक है छत्तीसगढ़ बेसिन, एक है दंडकारण्य का पठार, एक है छोटा नागपुर का पठार और एक है हमारा मेघालय का पठार। तो जो भारत का पूर्वी भाग है, उड़ीसा में बेसिकली क्या है कि उड़ीसा का जो एरिया है अधिकांश प्लेन है, वहां पर समुद्र तट के मैदान है। लेकिन अगर पूर्वी भारत में हम देखें, जैसे दक्कन ट्रैप को हम लोग देख रहे हैं इस तरीके से, तो हमने अभी महाराष्ट्र और इसका एरिया देखा। अगर हम पूर्व की ओर बढ़े तो पूर्व की ओर राज्य पड़ता है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के जो आगे है वो हमारा प्लेन मैदान आ जाते हैं। लेकिन पूर्वोत्तर जो भारत है उसमें मेघालय में भी इसी तरह के पठार और उसी युग की संरचनाएं हैं, तो वो भी हम इसी में इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार आपने देखा होगा, जो रीवा और सतना का एरिया है, सतना, रीवा और मिर्जापुर के बीच की जो भूमि है उसको हम लोग कहते हैं बघेलखंड का पठार। तो एक तरह से ये ईस्टर्न एमपी का, ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट एमपी का हिस्सा है।
जो नॉर्थ ईस्ट एमपी है उसमें ये पठार मिलता है। उसके अगर हम नीचे जाएंगे तो छत्तीसगढ़ का बेसिन है, जिसमें छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ऊपरी हिस्से में ऊंची भूमि है, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ बेसिन कहते हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिण में, और जहां उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ये सारे मिलते हैं, तेलंगाना वाला एरिया ऊपर का, वहां पर जो आंध्रा वाला एरिया, वहां पर एक पठारी क्षेत्र है जिसको कहा जाता है दंडकारण्य। दंडकारण्य वहां पर एक क्षेत्र है और वो भी एक पठारी क्षेत्र है। इसकी चर्चा दंडकारण्य की किस में आती है? शायद रामायण में इसकी चर्चा आती है दंडकारण्य की, और इसको दक्षिणी कौशल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद छोटा नागपुर का पठार। आगे पूर्व में और बढ़ते हैं तो जो झारखंड का एरिया है वहां पर छोटा नागपुर का पठार है, और ये छोटा नागपुर का पठार कोयला इत्यादि खनिजों से भरपूर है, छोटा नागपुर का पठार। उसके बाद और पूर्व में बढ़ते हैं तो मेघालय जो प्रदेश है, मेघालय में जैसे मैंने कहा गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ियां हैं, इन्हीं के नाम से यह पठार भी है, और वही ऊंची भूमि है, उसी युग की, उसी काल की बनी हुई है। तो ये जो छोटा नागपुर का पठार है, इसको भी हम मेघालय का जो पठार है उसको भी हम इसी में इंक्लूड करके पढ़ते हैं। हालांकि ये प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य भूमि नहीं है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम लोग चर्चा करते हैं मध्यवर्ती पठार। तो ये तो पूर्व का था, पूर्व में क्या आ गया? छत्तीसगढ़ आ गया, मध्य प्रदेश का पूर्वी सीमा आ गई, उसके अलावा मेघालय आ गया, उसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ के जो तीनों एरिया थे, दंडकारण्य, छत्तीसगढ़ बेसिन, वो भी हमारा इसमें कवर हो गया। अब आते हैं मध्यवर्ती, यानी जो मिडिल लैंड है, इस जो पेनिनसुला है, भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, इसका जो मध्य भूमि में क्या क्या आता है? तो मध्य भूमि में इसमें आता है सबसे पहले मेवाड़ की उच्च भूमि। तो राजस्थान के जो मैदान थे थार मरुस्थल के, उसके नीचे उदयपुर जिला है दक्षिणी राजस्थान में। तो साउदर्न राजस्थान में मेवाड़ की उच्च भूमि आती है, मतलब वहां पर क्या है? पहाड़ियां और पठार हैं, वहां पर पहाड़ियां और पठार हैं। सो उस मेवाड़ की उच्च भूमि को भी एक तरीके से पठारी क्षेत्र माना जाता है, और उसको भी पेनिनसुला इंडिया के अंदर कवर किया जाता है, राजस्थान का दक्षिणी भाग। उसके बाद हम आगे आते हैं, और आगे है मालवा पठार। मालवा पठार आप सभी लोग जानते होंगे, मध्य प्रदेश में शिवपुरी से लेकर के आपका उज्जैन, देवास, नागौर, धार, इंदौर, मांडू, रतलाम, खरगोन, खंडवा, ये जो सारा एरिया है, इस सारे एरिया को मालवा पठार कहते हैं। और ये कहाँ तक पहुंचता है? विदिशा तक, मतलब ललितपुर, विदिशा तक ये पहुंचता है। ये सारी जो उच्च भूमि है, इस सारी उच्च भूमि को कहा जाता है मालवा का पठार। और मालवा के पठार में भी काफी उपजाऊ भूमि है, इस कारण से यहाँ पर सोयाबीन की जो खेती है इस एरिया में बहुत होती है। मालवा के पठार में सोयाबीन की खेती और मूंगफली और दालें, ये यहाँ पर काफी होती हैं। और दालों के उत्पादन के मामले में शायद मध्य प्रदेश ही सबसे आगे है, बिकॉज ये जो बुंदेलखंड का पठार है इसमें भी, और जो मालवा का पठार है वहां पर सोयाबीन होगी या दलहनी फसलें हो गई या मूंगफली होगी, बहुत बड़ी मात्रा में होती हैं। उसके अलावा अगर हम इसी मध्यवर्ती पठार की बात करें तो इसमें बुंदेलखंड का पठार भी शामिल है। तो बुंदेलखंड का पठार कहां पड़ता है? आपका उत्तर प्रदेश में, जैसे हमीरपुर, महोबा, उरई और हमीरपुर में उतना पठार नहीं है, लेकिन जैसे महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, ललितपुर है, झांसी का एरिया है, निवाड़ी का एरिया है, टीकमगढ़ का एरिया है, दमोह का एरिया है, सागर का एरिया है। ये जो सारा क्षेत्र है, इस सारे क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं बुंदेलखंड का पठार। इसकी अपनी एक अलग भूगोल है और इसकी अपनी अलग विशेषताएं हैं। इस एरिया की सबसे बड़ी समस्या है बारिश कम होती है और पानी की व्यवस्था कम है, इस कारण से यहाँ पर खेती करना बहुत मुश्किल कार्य रहता है बुंदेलखंड के एरिया में। बुंदेलखंड में भी दलहनी फसलें बहुत ज़्यादा होती हैं। बुंदेलखंड में जैसे चना है, सरसों है, या आपका दालें हैं, ये बुंदेलखंड के क्षेत्र में काफ़ी होती है। और इसकी जो भूमि है यहाँ पर, क्योंकि बारिश कम होती है, इस कारण से ज़्यादातर एक फसलें या बहुत मुश्किल से दो फसलें ही इस क्षेत्र में ली जाती है, खास करके ऊबड़ खाबड़ वाले एरिया में। और ऐसी ही फसलें होती हैं जिनमें पानी कम लगे, जैसे आपका सरसों है, या जैसे आपका चना है, जैसे आपका मसूर है, जैसे आपका मूंग है। ऐसी फसलें जहाँ जो कम समय में तैयार हो जाए और जहाँ पानी की कम आवश्यकता हो। तो ये बुंदेलखंड का पठार भी हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है उसी का हिस्सा है। उसके अलावा इसमें एक और आता है मध्य भारत के पठार में बिंदी का पठार। जो विंध्याचल का जो एरिया है, विंध्याचल के आसपास जो लगा हुआ एरिया है, उसको हम लोग विंध्य का पठार भी बोलते हैं। और ये विंध्य का पठार हमारा
ग्वालियर झांसी से शुरू होकर के सीधा आगे तक निकल जाता है। इसमें बहुत सारी पहाड़ियां आपको मिलेंगी। तो ये है हमारा कुल मिलाकर के मध्य जो है पेनिनसुला का एरिया, पठार जो मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद आगे हम बढ़े और आगे आता है गुजरात में काठियावाड़ का पठार। गुजरात में काठियावाड़ का पठार, और काठियावाड़ जो पड़ता है वो दक्षिणी गुजरात का हिस्सा है। सौराष्ट्र काठियावाड़ आपने सुना होगा। तो वहां पर भी हम लोगों को ये पठारी भूमि मिलती है, उसी युग की बनी हुई, जिसमें ये पूरा का पूरा दक्कन का ट्रैप बना हुआ है। और ये नीचे तक जो है जाकर के आपका अलग अलग उसमें समाहित हो जाता है पहाड़ियों में, कन्याकुमारी पर जाकर के। क्लियर। सो ये हमने चर्चा की जो कर्नाटक में है, मैसूर का एरिया, तेलंगाना, रायलसीमा, महाराष्ट्र का पूरा एरिया हमने कवर किया। मध्य प्रदेश में हमने देखा एक तरफ मालवा है, एक तरफ बुंदेलखंड है, एक तरफ विंध्याचल है, उसका एरिया है। उसके अलावा हमने बघेलखंड को भी देखा। मेघालय में जो पठार है उसकी चर्चा हमने की। झारखंड में छोटा नागपुर की चर्चा हमने की। छत्तीसगढ़ बेसिन की चर्चा की हमने। छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य की भी हमने चर्चा की। और जो उदयपुर या जो दक्षिणी जो मेवाड़ का जो पठार है राजस्थान में, उसकी हमने चर्चा की। सौराष्ट्र काठियावाड़ की भी हमने चर्चा की। तो कुल मिलाकर के पूरे का पूरा जो दक्कन का जो पठार है या जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसकी हमने अभी आपसे चर्चा की। अगर इतनी ही सारी चीजें आप याद रखेंगे तो आपको बहुत कुछ इसमें याद रहेगा। और मैं आपको कुछ फैक्ट और बता दूं इसमें जो आपको काम आएंगे। वो है हमारा इसके बीच में बहुत सारी पहाड़ियां पड़ती हैं। इसमें बहुत सारी पहाड़ियां और चोटियां पड़ती हैं। तो एक जो चीज है वो आप याद रख लेना, इसमें जो प्रायद्वीपीय भारत था इसमें बहुत सारी जगह पहाड़ियां भी हैं। तो उन पहाड़ियों में कौन कौन से पर्वत सबसे ऊंचे हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। जैसे विंध्याचल में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत में उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कार्डमम की पहाड़ियां, यानी कार्डमम मतलब इलायची, केरला वाले एरिया में इलायची की पहाड़ियां हैं। नीलगिरी पर जाकर के ये नीलगिरी का जो पहाड़ है वहां पर जाकर के ये मिलती है। कार्डमम की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां एक जगह मिलती है कन्याकुमारी से पहले। तो इस एरिया में जो जो बड़े बड़े पर्वत हैं उनकी सबसे ऊंची चोटियां क्या हैं वो भी अगर हम याद रखेंगे तो हमें बड़ा काम आएगा। जैसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनायमुंडी। अनायमुंडी पूरे दक्षिण भारत की, मतलब हिमालय के बाद सबसे ऊंची चोटी अनायमुंडी है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा। तो इस तरीके से इनकी चोटियों के नाम, इनकी हाइट अगर हम ये भी याद कर लेंगे तो ये हमारे बड़े काम आएगा। उसके अलावा एक और चीज हमको इस एरिया में जाननी है, जो रिवर्स है, जो नदियां हैं। नदियों में आपने देखा होगा कि अगर हम उत्तर से शुरू करें तो आपको बहुत सारी नदियां मिलेंगी प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हुई। जैसे चंबल, केन, बेतवा, ये सारी नदियां कहां से निकलती है? प्रायद्वीपीय भारत से। यानी जो मध्य प्रदेश में जो एरिया है, पहाड़ी एरिया या पठारी एरिया, वहां से ये निकलती हैं। जैसे जो आपकी चंबल रिवर है, कहां से निकलती है? महू जगह है इंदौर के पास। इंदौर के पास एक स्थान है, एक छोटा सा जगह है महू। तो महू की पहाड़ियों से निकलती है कौन सी नदी? आपकी चंबल। और ये चंबल वहां से निकलते निकलते हुए सीधे राजस्थान में घुसेगी, कोटा होते हुए, धौलपुर होते हुए, इटावा होते हुए यमुना में मिल जाती है। तो चंबल नदी का उद्गम क्या है? प्रायद्वीपीय भारत है। उसके अलावा और हम आगे देखें तो केन नदी, ये केन नदी है, बेतवा नदी है, ये सारी नदियां इसी प्रायद्वीपीय हिस्से से निकलती हैं। क्लियर। उसके अलावा आप देखेंगे आगे जब बढ़ेंगे तो आपको नर्मदा नदी मिलेगी। कौन सी? नर्मदा रिवर। और नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक से बहते बहते नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात में पहुंच जाती है। कहां मिलती है? अरब सागर में। और एक नदी है फिर उसके दक्षिण में सतपुड़ा है, और सतपुड़ा के दक्षिण में नदी है तापी। नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियां हैं जो बड़ी नदियां हैं और जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। भारत में आप देखना, उत्तर भारत में जो अधिकांश नदियां हैं वो पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं। जैसे गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, गंडक है, गोमती है, घाघरा है, जितनी नदियां हैं सब पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं।
लेकिन जो नर्मदा और तापी हैं ये उल्टी बहती हैं, मतलब ये पूरब से बहते हुए पश्चिम की ओर जाती हैं। इसका मतलब है कि वहां पर जो पेनिनसुला इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत है, उसका ढलान पूरब से पश्चिम की ओर है। और नर्मदा और तापी नदियां बहुत पुरानी हैं, बहुत पुरानी नदियां हैं। तो जो हमारा विंध्याचल है, विंध्याचल के दक्षिण में और सतपुड़ा के बीच में जो सकरी घाटी बनती है, उस घाटी से बहती है नर्मदा, और ऐसी घाटी को कहा जाता है भ्रंश घाटी। इन भ्रंश घाटियों से बहकर के नदी बहती है नर्मदा। और सतपुड़ा के दक्षिण में एक और नदी बहती है उसी डायरेक्शन में, उसका नाम है तापी। तापी और नर्मदा के बीच में जो पहाड़ है उसी का नाम सतपुड़ा है। जो तापी नदी है और जो नर्मदा नदी है, इसके बीच में जो पहाड़ है उस पहाड़ का नाम ही है सतपुड़ा। क्लियर? सो ये जो दो नदियां हैं तापी या ताप्ती और नर्मदा, ये बड़ी महत्वपूर्ण है और ये बहुत बड़ी नदियां हैं इस एरिया की, इस क्षेत्र की बहुत बड़ी नदियां हैं। उसके बाद हम जाएंगे तो हमें नासिक के पास में एक जगह है शायद त्र्यंबकेश्वर, वहां से एक नदी निकलती है गोदावरी। गोदावरी नदी मिलेगी आपको महाराष्ट्र में। फिर उसके नीचे हम जाएंगे तो हमें कृष्णा मिलेगी, उड़ीसा के एरिया में महानदी बहती है। उसके अलावा हम लोगों को वहाँ दक्षिण में और आगे बढ़ेंगे तो कावेरी नदी है। इस तरीके से आपको बहुत सारी रिवर्स इस एरिया में मिलेंगी। तो क्रम से जो है आप लोग यदि चाहें तो चंबल, केन, बेतवा, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियों को भी आप क्रम से याद कर सकते हैं। ये सब प्रायद्वीपीय भारत की, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, उसी की नदियां हैं। और इन नदियों की अपनी अपनी विशेषताएं भी हैं और इन नदियों के कारण ही इस क्षेत्र में जीवन यापन होता है, क्योंकि पानी की व्यवस्था इन नदियों के कारण ही वहां पर उपलब्ध है और इसी कारण से वहां खेती इत्यादि होती है। उसके अलावा ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में कुछ विशेष फसलें होती हैं जो उत्तर के मैदान में नहीं होती हैं आमतौर पर। जैसे मैंने कहा कपास आपको उत्तर के मैदान में नहीं मिलेगी, बहुत कम मिलेगी, या सोयाबीन, इस तरह की कुछ या जो आपके कुछ जो विशेष फसलें हैं वो आपको इसी क्षेत्र में, इसी मिट्टी में मिलेंगी। तो ये हमारे पूरा का पूरा जो एरिया है पेनिनसुला इंडिया, उसकी ये जो डिटेल है। और आप लोगों से बस मेरा ये एक अनुरोध है कि जो नदियों के मैंने आपको नाम बताए, उन नदियों के आप लेंथ जो है, कुछ नदियों की लंबाई जरूर याद कर लें कि ये नदियां हैं और उनका उद्गम कहाँ से होता है और कहाँ पर मिलती हैं। जैसे मैंने कहा महू के पास से आपकी चंबल निकलती है और मिलती है चंबल इटावा के पास यूपी में, यमुना में। उसी तरीके से हमारी जो नर्मदा नदी है, जिसको रेवा भी कहा जाता है, नर्मदा निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से, और अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलते हुए वो कहाँ जाती है, वो जाती है अरब सागर में। इसी तरीके से महानदी है जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में बहती है। उसके अलावा आपकी गोदावरी है जो महाराष्ट्र में नासिक की पहाड़ियों से निकलते हुए जाती है सीधा आंध्रा तक। क्लियर? तो ये जो सारी नदियां हैं, उन सारी नदियों को भी हम लोग थोड़ा सा, इनकी लंबाई कितनी है और इनका उद्गम कहाँ से है, अगर ये हम लोग देख लें इसके फैक्ट, तो वो आपको काम आएगा। मैंने आपको बेसिक बता दिया है इन नदियों के बारे में। अच्छा, ये जो नदियां हैं, इसमें से बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जिसमें पानी बारिश में होता है, बरसात के दिनों में ज़्यादा पानी होता है। कुछ नदियां ऐसी हैं जो हमेशा बहती हैं, लेकिन कुछ नदियां ऐसी हैं जो जिनमें हमेशा पानी नहीं रहता, सूख जाती हैं। खास करके जो छोटी नदियां हैं, जो छोटी नदियां हैं, उनमें से बहुत सारी नदियां सूख जाती हैं गर्मियों के दिनों में। लेकिन हिमालय की जो नदियां हैं वो सदा नीरा हैं। हिमालय की जो नदियां हैं सदा नीरा मतलब हमेशा उनमें पानी रहता है, क्योंकि हिमालय के ग्लेशियर पिघल पिघल के उसमें आते हैं। लेकिन दक्कन में बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जो आपको गर्मियों में सूख जाएगी। जैसे अभी मई का महीना है, आप अगर, अभी ट्रेन बंद है, आप अगर यात्रा करेंगे, मान लीजिए आप तमिलनाडु या कर्नाटक से यात्रा करते हैं और झांसी तक आते हैं, तो रास्ते भर में आपको कई सारी नदियां के पुल मिलेंगे। नदी सूखी होगी, बिल्कुल पानी बिल्कुल नहीं होगा। आपको मालूम होगा कि एक नदी है, उसके ऊपर पुल भी होगा लेकिन पानी नहीं होगा। कुछ नदियों में आपको पानी मिलेगा। तो जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, ये नदियों में जो पानी है वो कुछ नदियों में हमेशा रहता है, लेकिन बहुत सारी नदियां ऐसी हैं जिसमें हमेशा पानी नहीं रहता। उसके अलावा यहाँ के पानी साफ होता है, इधर जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, क्योंकि यहाँ पर चट्टानें ठोस हैं, पुरानी चट्टानें हैं, लावा निर्मित चट्टानें हैं, इसलिए उसमें काट छाट कम होती है, पत्थर हैं।
तो पत्थरों से निकलती हुई नदियां हैं, इसलिए उनका पानी क्या होता है, साफ होता है। अगर इसी की तुलना में आप उत्तर भारत में देखें तो उत्तर भारत की चाहे यूपी की नदियां हो, चाहे बिहार की हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे बंगाल की हो, उन नदियों में बड़ी संख्या में अवसाद आते हैं। खास करके वहाँ मिट्टी है, कच्ची मिट्टी, कच्ची वहाँ पर जो है एक तरीके से सेल्स हैं, इस कारण से वहाँ पर वो घुलती रहती है। उन नदियों का पानी आपको बहुत साफ नहीं मिलेगा। जैसे अगर आप नर्मदा देखें तो नर्मदा नदी आपको, अगर आज आप देखें तो नर्मदा का पानी आपको एकदम साफ दिख रहा होगा, हल्के से हरे और हल्के से नीले रंग का मिक्सचर। लेकिन अगर आप गंगा देखेंगे या आप यमुना देखेंगे या आप गंडक या गोमती देखेंगे तो वो आपको कुछ नहीं दिखेगा, वो आपको गंदीला सा पानी दिखेगा और उसमें नीचे आप कुछ भी नहीं देख सकते। लेकिन नर्मदा इत्यादि नदियों को बहुत आसानी से आप उसमें देख सकते हैं कुछ गहराई तक कि क्या क्या दिख रहा है। तो ये एक अंतर है दक्कन की जो नदियां हैं उनका और जो उत्तर की जो नदियां हैं उनका। बाकी फसल इत्यादि की चर्चा हम लोगों ने कर ली है। और पहाड़ियों की ऊंचाई, जैसे मैं आपको बताऊं दक्कन की पहाड़ियां, जैसे अनाई मुंडी मैंने आपको बताया, दोदा बेटा मैंने आपको बताया, इसी तरीके से आपका जो मैकाल है, महादेव है, जो ये पहाड़ियां हैं इनकी आप ऊंचाई जरा एक बार देख लीजिएगा। तो मैं आपको कुछ लिंक भी बता दूंगा। माउंटेन्स इन कुछ माउंटेन्स की जानकारी मैं आपको दे दे रहा हूं। जैसे अनाई मुंडी है, अनाई मुंडी की ऊंचाई है 2695 मीटर, 2695 मीटर। अनाई मुंडी सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद दूसरी चोटी है, उसका नाम है दोदा बेटा। दोदा बेटा की ऊंचाई है 2637 मीटर। उसके बाद एक है मीसा पुली, उसके बाद मुलियांग पीक है। ये सारी जो है साउथ इंडिया में है। उनको अगर आप लोग देख लें उनकी हाइट वगैरह तो ये बड़ा काम आ जाएगा आपको। जैसे मैं आपको बताऊं, दोदा बेटा, अनाई मुंडी, कोलारी बेटा, मुखुर्ती, ये सारी चीजें आप लोग एक बार देख लीजिए। और ये थोड़ा सा काम आने वाली चीजें हैं। क्लियर। और दक्षिण भारत की और उत्तर भारत की नदियों में क्या फर्क है? दक्षिण भारत की जो नदियां उनका वे जो दक्कन प्लेटू की जो नदियां उनका प्रवाह तेज है, वो स्पीड में बहती है। क्यों? क्योंकि वो ऊंचे नीचे पहाड़ियों से और घाटियों से निकल के बहती हैं और वहां पर उनका प्रवाह तेज है। जबकि अगर उत्तर भारत की आप नदियां देखेंगे तो उत्तर भारत की जो नदियां हैं उनका प्रवाह स्लो है, वो बड़ा धीरे धीरे पानी बहता है। जैसे अगर आप गंगा को देखेंगे तो गंगा में अगर आप बरसात के दिनों में नहीं जाते हैं, आप नॉर्मल दिनों में जाते हैं तो आपको लगेगा कि गंगा का पानी ठहरा हुआ है, आपको लगेगा कि पानी चल ही नहीं रहा है। लेकिन आप अगर नर्मदा को देखेंगे, गोदावरी को देखेंगे, अगर आप कावेरी को देखेंगे या महानदी को देखेंगे तो आपको पानी बहता हुआ दिखेगा। तो दक्कन की जो नदियां हैं वहां पर क्या है कि पठारी भूमि और पहाड़ी भूमि होने के कारण वहाँ घाटियां बनती हैं छोटी छोटी, इस कारण से नदियों का प्रवाह तेज है और कहीं कहीं तो बहुत तेज है। दूसरा, उत्तर भारत की नदियां फॉल्स नहीं बनाती हैं। उत्तर भारत में जो नदियां हैं उनके वाटरफॉल्स नहीं बनते हैं। जैसे गंगा अगर हिमालय से निकल करके उत्तर के मैदान में प्रवेश करती है हरिद्वार से, तो उसके बाद गंगा जहां तक खत्म होगी, गंगा में आपको कोई भी वाटरफॉल्स नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बजाय अगर आप तुलना करें नर्मदा से, तो नर्मदा नदी पर आपको कई सारे वाटरफॉल मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उन पर्वतों से और पठारों से गिरती है, कहीं ऊपर कहीं नीचे। जैसे भेड़ा घाट जबलपुर, आप देखना वहां पे इतना सुंदर वाटरफॉल है नर्मदा नदी पे कि वहां नर्मदा नदी गिरती है एक जगह गड्ढे में, और वहां पे एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे दूध की तरह वो उठ रहा है, धुएं की तरह, तो उसका नाम है धुआंधार फॉल। इस तरीके से आपको दक्कन की नदियों में बहुत जगह वाटरफॉल्स मिल जाएंगे। नदी एक जगह चल रही है सीधे और अचानक से जो है नीचे का एरिया आ गया और गिर जाती है। ऐसा उत्तर भारत के मैदानों की नदियों के बारे में आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह के सवाल कई बार आते हैं, जैसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों के बीच में क्या अंतर है, नदियों की जो हाइट, जो पानी की विशेषता है वो बताइए, पहाड़ियों के बीच में क्या अंतर है, जो भूमि है उस भूमि में क्या अंतर है, उत्तर भारत में और दक्कन के प्लेटू के बीच में जो फसलें होती हैं उसमें क्या अंतर है। जैसे मैंने कहा कि उत्तर भारत के मैदानों में खनिज वगैरह इत्यादि नहीं मिलते, जैसे कोयला, सोना, चांदी नहीं मिलता है। लेकिन दक्कन में मैसूर चले जाइए, छोटा नागपुर चले जाइए तो आपको तमाम तरह के वहां पर
कोयला है, अभ्रक है, सोना है, ये तमाम खनिज आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो जो क्योंकि वो लावा निर्मित चट्टानों से बने हुए हैं, इसलिए उसके अंदर बहुत सारे खनिज हैं, बेसाल्टिक हैं वो। लेकिन उत्तर भारत के मैदान मिट्टी से बने हुए हैं और कायांतरित शैल हैं, इसलिए वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो ये कुल मिलाकर के हमारा दक्कन के प्लेटू का ज्योग्राफी है, जिसमें हम लोगों ने छोटा नागपुर, मेघालय के पठार से लेकर के सौराष्ट्र, काठियावाड़, मेवाड़ का पठार देखा, विंध्याचल का एरिया देखा हमने, बुंदेलखंड का एरिया हमने देखा, छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य हमने देखा, बघेलखंड का पठार हमने देखा, महाराष्ट्र का जो प्लेटू है उसकी हमने चर्चा की, तेलंगाना और रायलसीमा का जो प्लेटू है उसकी हमने चर्चा की, और मैसूर का जो पठार है और नीलगिरी तक जो पहुंचता है लास्ट कॉर्नर, वहां तक हमने उसकी चर्चा की। उसके अलावा हमने कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ताप्ती, नर्मदा, चंबल, केन, बेतवा, इन सारी नदियों की चर्चा की। फसलों के रूप में हमने दलहनी फसलें और सोयाबीन इत्यादि, मूंगफली इत्यादि की भी हमने चर्चा की। उसके अलावा खनिजों में कोयला है, अभ्रक है, सोना है और तमाम खनिज जो इस एरिया में मिलते हैं, इसकी भी हम लोगों ने चर्चा की। तो ये हमारा कुल मिलाकर के दक्कन का जो पठार है वो है, और इसका जैसा हमने कहा कि 9 लाख वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, बहुत बड़े क्षेत्र में ये विस्तृत है। तो अब तक हम लोगों ने भारत के भूगोल में 3 भागों की चर्चा कर ली। सबसे पहले हिमालयी क्षेत्र, उसके बाद उत्तर के मैदान, और उसके बाद दक्कन का प्लेट्यू, जिसको हम लोग पठार भी कहते हैं। और उस पठार क्यों कहते हैं कि उसकी औसत ऊंचाई मैदानों से अधिक है लेकिन पहाड़ों से कम है, और पहाड़ों की तरह बहुत ऊंची चोटियां सारी नहीं है, लेकिन कहीं कहाँ उसमें भी चोटियां विद्यमान है, जिसकी भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। तो ये कुल मिलाकर के आज की हमारा भूगोल का टॉपिक है। और अब हम लोग आएंगे आगे अपने इस सेशन के आखिरी चरण में, और वहाँ हम चर्चा करेंगे कविताओं के माध्यम से। और कविताओं के रूप में आज हमारे पास 3 लोगों की कविताएं आई हैं। BS राजपूत जी, लोनावाला महाराष्ट्र से। उसके अलावा अनार सिंह जी, कासगंज यूपी से। और डॉक्टर नारायण पटेल, कटनी मध्य प्रदेश से। तो हमारे पास 3 राज्यों से 3 लोगों ने अलग अलग कविताएं भेजी हैं। अनार सिंह जी कासगंज उत्तर प्रदेश से, BS राजपूत जी लोनावाला महाराष्ट्र से, और डॉक्टर नारायण पटेल कटनी मध्य प्रदेश से। तो आज विविधता है, हमारे पास 3 राज्यों का प्रतिनिधित्व है। और आज की कविता की शुरुआत हम करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से डॉक्टर नारायण पटेल जी कटनी से, और उनकी कविता इसलिए क्योंकि उन्होंने हिमालय के ऊपर कविता भेजी है, मैं हिमालय हूँ। तो हिमालय की चर्चा हमने परसों की थी सेशन में, तो इसलिए उनकी कविता क्या है, ज्योग्राफी से संबंधित है। तो क्योंकि हम लोग भूगोल की ही चर्चा कर रहे हैं, ज्योग्राफी की, भारत के भूगोल की, और हिमालय भारत के भूगोल का ही हिस्सा है, इसलिए हम लोग उनकी कविता पहले रखते हैं, और बाद में जो है बाद में BS राजपूत साहब और अनार सिंह साहब की कविता हम लोग रखेंगे। तो मैं हिमालय हूँ, ये शीर्षक है डॉक्टर नारायण पटेल जी की कविता का। और कविता है कुछ इस तरीके से, मैं हिमालय बोल रहा हूँ, भारत का सिरमौर हूँ। मैं हिमालय बोल रहा हूँ, भारत का सिरमौर हूँ। म्यांमार, पाक, चीन, नेपाल, बंगाल और भूटान से न दूर हूँ। मतलब कहाँ कहाँ तक है ये, म्यांमार, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बंगाल और भूटान। बंगाल मतलब बांग्लादेश, यहाँ तक ये फैला हुआ है, और भारत में तो है ही है। मैं हिमालय बोल रहा हूँ, भारत का सिरमौर हूँ। म्यांमार, पाक, चीन, नेपाल, बांग्ला और भूटान से ना दूर हूँ। इंडियन यूरेनियस प्लेट के टकराव से, इंडियन यूरेशियन प्लेटों के टकराव से होता मेरा निर्माण है। देखिए ये जो कविता है डॉक्टर नारायण पटेल की, इसमें आपको पूरा भूगोल आ जाएगा जो हमने चर्चा की थी। जो भूगोल की हिमालय की हमने चर्चा की थी वो सब इसमें आएगा। इंडियन यूरेशियन प्लेट के टकराव से होता मेरा निर्माण है। नित नित आगे बढ़ता जाता नव पर्वत राज कहलाता हूँ। हिमालय को नया पर्वत भी कहते हैं। नित नित आगे बढ़ता जाता नव पर्वत राज कहलाता हूँ। हरी भरी है वन संपदा, जड़ी बूटियों का भंडार हूँ। हरी भरी है वन संपदा, जड़ी बूटियों का भंडार हूँ। चारों धाम धारण करता, 5 प्रयागों से सौभाग्यमान हूँ। चारों धाम धारण करता, 5 प्रयागों से सौभाग्यमान हूँ। आवागमन के लिए है दर्रे,
आवागमन के लिए है दर्रे, नीचे विशाल मैदान करता धारण हूँ, नीचे विशाल मैदान करता धारण हूँ। उत्तर से दक्षिण ग्रेट मिड आउट 3 भागों में बट जाता हूँ। उत्तर से दक्षिण यानी ग्रेट हिमालय, मिड हिमालय और आउटर हिमालय 3 भागों में बट जाता हूँ। बहुत सही। पश्चिम से पूरब तक नदियों से 4 भागों में बट जाता हूँ। पश्चिम से अगर पूरब को चलेंगे हिमालय में तो नदियों से 4 भागों में बट जाता हूँ। क्या है? कश्मीर, कुमायूं, नेपाल और असम में सुंदर भागों में, यानी कि कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय में बट जाता हूँ। उसके बाद सिंधु से रावी, चिनाब, झेलम और सतलज तक कश्मीर हूँ। सिंधु नदी से लेके रावी, चिनाब, झेलम और सतलज तक मैं कश्मीर हूँ। मानसरोवर, कांगड़ा, नंगा और सियाचिन को धारण करता हूँ। सतलज से गंगा, यमुना और काली नदी तक कुमायूं हिमालय कहलाता हूँ। उसके बाद नंदा, कामेट, केदार, बद्री, दून, ऋषि और पंचप्रयाग केदार इसी में हैं। काली से मैचो, कोसी, बागमती, गंडक, कर्णाली और तीस्ता तक मैं नेपाल हूँ। काली नदी से लेकर के मैची, कोसी, बागमती, गंडक और कर्णाली और तीस्ता तक मैं नेपाल हूँ। एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौऊ, धौला, अन्नपूर्णा और काठमांडू भी इसी में है। तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक मैं असम हिमालय कहलाता हूँ। तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक मैं असम हिमालय कहलाता हूँ। रायसीना, रायनो, नामचा, लोकटक, कंगलो और मासिन राम तक मैं फैला हूँ। पर्यटन, सुरक्षा, जल विद्युत, वर्षा और अर्थव्यवस्था का नायक हूँ। पर्यटन, सुरक्षा, जल विद्युत, वर्षा और अर्थव्यवस्था का नायक हूँ। मैं मानसून हवाओं को रोकता जनजीवन का दायक हूँ। मैं हिमालय हूँ, मैं हिमालय हूँ, मैं हिमालय बोल रहा हूँ, भारत का सिरमौर हूँ। बहुत सुंदर कविता डॉक्टर नारायण पटेल जी ने, और इस छोटी सी कविता में उन्होंने पूरा आपको हिमालय समझा दिया कि उत्तर से दक्षिण हिमालय क्या है और पूरब से पश्चिम हिमालय या पश्चिम से पूरब हिमालय क्या है, कौन सी नदियां और क्या क्या कार्य इनमें होते हैं। क्लियर? अब आगे आते हैं हम लोग। BS राजपूत जी की कविता है और वो कविता उन्होंने लिखी है मुड़ई से मुंबई तक की यात्रा। मुड़ई से मुंबई तक की यात्रा। मुड़ई संभवतः आपका गांव होगा मुड़ई, और वहां से मुंबई तक की यात्रा। ये स्वरचित कविता है और ये कविता है, इनका जो नोस्टाल्जिया है, इनकी जो एक याद है BS राजपूत साहब की, वो याद जो है उन्होंने कविता के माध्यम से रखी है। जमाना नहीं लोगों के विचार बदल जाते हैं, थोड़ी सी तरक्की होने पर भाव बदल जाते हैं। जमाना नहीं लोगों के विचार बदल जाते हैं, थोड़ी सी तरक्की होने पर भाव बदल जाते हैं। बुरी परिस्थितियों से जो बड़े प्यार से बात करते थे, बुरी परिस्थितियों में जो बड़े प्यार से बात करते थे, नौकरी लगने के बाद लोगों के रंग ढंग बदल जाते हैं। नौकरी लगने के बाद लोगों के रंग ढंग बदल जाते हैं। मनुष्य होने की कसौटी उनके विचारों में होती है। मनुष्य होने की कसौटी उसके विचारों में होती है। धनवान होने के बाद लोगों के चरित्र बदल जाते हैं। धनवान होने के बाद लोगों के चरित्र बदल जाते हैं। गरीबी में जो खाते थे दोस्ती की सौगंध, गरीबी में जो खाते थे दोस्ती की सौगंध, अमीरी आने पर सारे चाल चलन बदल जाते हैं। परिस्थितियां सदैव किसी की अनुकूल न रह सकती, परिस्थितियां सदैव किसी की अनुकूल न रह सकती, परंतु मनः स्थिति बदलो तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। परंतु मनः स्थिति बदलो तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। यदि निष्ठा पूर्ण मनोयोग से काम करते चले गए, यदि निष्ठा पूर्ण मनोयोग से काम करते चले गए तो इंसान की तस्वीर क्या, तकदीर भी बदल जाती है। तकदीर भी बदल जाती है। इंसान है तो प्राणी मात्र से प्यार करना सीखो। इंसान है तो प्राणी मात्र से प्यार करना सीखो। जाति धर्म के नाम पर पहचान बदल जाती है। जाति धर्म के नाम पर पहचान बदल जाती है। हम मानते हैं कि मनुष्य भगवान का वरिष्ठ राजकुमार है। हम मानते हैं कि मनुष्य भगवान का वरिष्ठ राजकुमार है,
मानव मात्र एक समानता सूत्र माने तो पूरी जिंदगी बदल जाती है, पूरी जिंदगी बदल जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद BS राजपूत जी, लोनावला महाराष्ट्र से हमारे बीच ये कविता भेजी। और अनार सिंह वर्मा जी की कविता आज हम नहीं लेंगे, उनकी कविता को हम लोग आपको भेजेंगे, उनकी कविता हम लोग आपको भेजेंगे, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आज के सेशन में इतना ही हमारी ओर से। हमने सभी चीज़ों की चर्चाएं की। हमने शुरू में एक विचार स्वामी राम तीर्थ का विचार रखा, उसके बाद हम लोगों ने करंट पर कुछ चर्चा की, उसके बाद भारत के भूगोल में दक्कन का जो